वहां पर जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता होते थे, किसी का भी नाम लेकर नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जहां एक दौर में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जहां लाखों लोगों ने इंदिरा गांधी के आपातकाल को ललकारा था, उसी पटना के गांधी मैदान में अब एक नई क्रांति का दावा किया जा रहा है, लेकिन संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर। तेजस्वी यादव का ऐलान है, सरकार बनाओ और चाहे जो ले लो हमसे, मतलब हमारी सरकार बनवाओ और चाहे जो ले लो। और पीछे से उभरती हुई भीड़ जो कि वक्फ कानून के विरोध में तुष्टीकरण की खुली नुमाइश के तौर पर दिखाई दी। अब बिहार चुनाव अपने चरम पर है। जातीय गणित, विकास के वादे और अब मुस्लिम वोटों के नाम पर अब इसको तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सवाल यह है कि क्या 2025 का बिहार चुनाव अब संविधान बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई बन गया है? क्या जो भीड़ दिखाई दी वो वक्फ की माफिया राजनीति के खिलाफ है, या कि सत्ता सौदेबाजी का नया मंच तैयार कर रही है? क्या बिहार चुनाव में मुसलमानों को हक मिल रहा है या फिर सिर्फ उनका सौदा किया जा रहा है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति ने अब संविधान की सीमाएं लांघ दी हैं? और क्या गरीब मुसलमानों की जमीन पर वक्फ का कब्जा और चुनावी रैली में वादों का झुनझुना अब यही सेकुलरिज्म, समाजवाद जिसको नाम दिया गया, का नया चेहरा है? तेजस्वी का रुख तो पूरी तरह से साफ है। मुस्लिम संगठनों को भरोसा दो, वोट लो, कानून बदल दूंगा ये कहो। लेकिन क्या ये बयान वोटों की राजनीति है या संविधान का अपमान? आज 5 की पंचायत में बहस होगी। वोट के बदले वादा या संविधान से बड़ा है अब इरादा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें देखते हैं गांधी मैदान की, वो बाइट्स सुनते हैं और फिर बयानों के आधार पर तय करेंगे कि आखिर क्या है। वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम। वो गांधी मैदान की धरती ऐतिहासिक धरती है, जहां जयप्रकाश नारायण ने ऐसे नालायक को एक पैदा किया जिसका नाम है लालू यादव। उनके आंदोलन से कुछ नालायक भी पैदा हुए, उसमें लालू यादव के बेटे लालू यादव परिवारवादी बने। परिवारवादी बनते बनते अपने को कहने लगे समाजवादी, और समाजवादी भी नहीं रह पाए, बन गए नवाजवादी। अब न वो नवाजवादी न समाजवादी, बन गए रमखुदैया नवाजवादी। तो कोई भी समाज किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोगों को बनने के लिए ही तेजस्वी जी प्रेरित करते हैं, और उनका भविष्य कैसे सजाया संवारा जा सके, इसकी लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। ये
आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है, कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण। आपको यह गुनाह कबूल करना चाहिए था, कबूलनामा के रूप में, कि हमारे पापा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी के रीगा में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ था। दंगा में 48 लोग मारे गए थे, हमारे पापा नाकाम रहे थे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ संपूर्ण ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक मत है, इकट्ठा है। सरकार को ये एक्ट वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जुडिशियल स्क्रूटनी में भी टिकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से 3 काले कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े, ये भी वापस लेना ही पड़ेगा। ये सत्ता के लिए हर तरह के समझौता कर सकते हैं, और बिहार की जनता को आज कलंकित करने वाले लालू यादव उनके परिवार के लोग हैं। अब ऐसा ही कुछ बयान तो ममता बनर्जी ने दिया था, और उसके बाद क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, तब से अब तक विवाद ना तो थम रहा है, ना ही हिंसा थम रही है, और ना ही बयानबाजी थम रही है। अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि ममता बनर्जी जो उनकी आइडल भी हैं, और दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं, दिखाई देता भी है। आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे, और जब उनका परिवार आगे बढ़ा तब भी काफ़ी हद तक बंगाल से जुड़ाव रहा। तो अब ये जो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला बयान है ना, ज़रा आज इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और नित्य रंजन कुमार सिंह जी एलजेपी के महासचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं रविशंकर जी जुड़े, उससे पहले ज़रा तहसीन जी आप ही का रुख करना चाहूँगी। फिर ये जिस तरीके का तरीके से हमने देखा ना, राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था, अब ऐसा ही कुछ कानून, बिल, वक्फ, सब चीजें मतलब धता बताने की जो इंडी गठबंधन के बीच ही एक ऐसा लग रहा है होड़ सी लग गई है, और बिहार भी अब अछूता नहीं है उससे। थैंक यू रीमा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जो अमेंडमेंट्स है, जो बिल में अमेंडमेंट बिल्स लाए गए, वो अभी वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई उसके प्रोविजंस को कहा कि ये गलत है, और तुषार मेहता जी ने कहा कि उन प्रोविजंस को विड्रॉ किया जाएगा। अभी इसका फाइनल जजमेंट आएगा। मान लो आप ही के शब्दों में रीमा जी, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज कर देती है, कहती है संविधान के खिलाफ है, तो वो फाड़ने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। एक सरकार ने एक बिल लाया, उनके पास ऑब्वियसली बहुमत है, तो उस बिल को उन्होंने पास किया। वो बिल सुप्रीम कोर्ट में, और विपक्षी पार्टी कह रहे कि हम इन प्रोविजन से एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसके खिलाफ है। इसमें नॉट डेमोक्रेटिक कौन सा प्रोसेस है? मुझे ऑनेस्टली समझ में आया, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का बेसिस ये होता है कि एक सरकार एक कानून लाती है, उस कानून का ऑपोजिशन उसको अपोज करता है। अगर वो पास होता, कोर्ट देखता है संविधान के दायरे में है या नहीं है। अगर है पूरी तरह से तो कोर्ट एक्सेप्ट करता नहीं है, तो उसके कुछ प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करता है, बिल को स्ट्राइक डाउन करता है। और विपक्ष कहता अगर हम सरकार में आएंगे ये बिल को हम चेंज करेंगे। ये तो लोकतंत्र बेसिक है। आप इसके प्रोविजंस पे आर्ग्यू कर सकते हैं, और उस पर मैं आर्ग्यू करने को तैयार हूं, लेकिन ये कहना कि जो तेजस्वी जी कर रहे, अखिलेश जी कर रहे, राहुल जी कर रहे, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, मेरी समझ में नहीं आया कैसे खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का मुद्दा है। तो क्या मुसलमान इस मुल्क के नागरिक नहीं है? और अगर नहीं और मुसलमानों का मुद्दा है, तो भाजपा अपने पीठ पे क्यों थपथपाती? हमने इतने मुसलमानों को स्कॉलरशिप दिया, इतने मुसलमानों को घर दिया। मुसलमान के मुद्दे होते जैसे सबके मुद्दे होते, दलित भाइयों के मुद्दे होते, ओबीसी के होते, ब्राह्मण भाई बहनों के होते, मुसलमानों का मुद्दा होता है। देश के खिलाफ कैसे हुआ, संविधान के खिलाफ कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, मतलब वोट हमें दो,
और सरकार बनाओ और जो चाहे ले लो, ये आपको कुछ खराब नहीं लगा? एक प्रॉमिस है। इनफैक्ट भाजपा को प्रॉमिस करना चाहिए। भाजपा 2014 के पहले कहती कि हम मंदिरों को आजाद कराएंगे। कौन से मंदिर को आजाद किया और मंदिरों पे पाबंदी डाले? अगर भाजपा कहती है, या कल मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं कहूंगा कि मंदिरों को किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, तो क्या एक देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है? मुझे हिंदुओं के वोट चाहिए और मैं कहूंगा आपके मंदिरों को नहीं होना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो क्या देश के तो खिलाफ? ये तो मतलब क्लियर कट है। तो मैं कह रहा हूं इसमें गलत कौन सी बात है? अगर हम मुसलमान के वोट मानते, हिंदू के, धर्म के नाम पे नहीं, एक कानून के नाम पे माना जा रहा है कि ये कानून हम मानते हैं कि देश के संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई प्रोविजंस को कहा है कि गलत है। तुषार मेहता जी मारे उन्हें, ठीक है, तो इसमें गलत क्या चीज? माननीय अमित शाह जी ने कुछ चीजों को चेंज किया है पार्लियामेंट में खड़े होकर। मालूम, मैं लास्ट लाइन कहूंगा, जिस दिन इसकी फाइनल मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, अमेंडमेंट्स लाए गए थे। अमेंडमेंट्स में सिर्फ एनडीए के अमेंडमेंट्स लिए गए थे, विपक्ष के अमेंडमेंट्स नहीं लिए गए थे। उसके बाद अमित शाह जी खुद पार्लियामेंट में खड़े हुए, मैं उनका साधुवाद करता हूं, कहता नहीं ये गलत हुआ है, हम विपक्ष के अमेंडमेंट्स को भी लेंगे। तो अमित शाह जी भी संविधान के खिलाफ। तो ये कुल मिलाकर शिवम त्यागी जी, तहसीन का ये कहना है कि आप मंदिर के नाम पर वोट मांगते हो, राम मंदिर मुद्दा रहा ही था, उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, तो अगर मुसलमानों के लिए कुछ करके और कह करके उनका वोट लिया जाए तो दिक्कत क्या है? हाँ, तो मतलब हम वक्त के नाम पर मानेंगे, ऐसा कह रहे थे? हाँ, वही मतलब हुआ। अच्छा, ओके, चलिए, अच्छा है आपने क्लियर कर दिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वक्त ट्राइब्यूनल में 40,000 केसेस पेंडिंग, मेरी आवाज मुझे इको करें प्लीज, इसको ठीक करा दीजिएगा। वक्त ट्राइब्यूनल में 40,000 केसेस हैं, जिसमें से 10,000 केसेस मुस्लिम भाइयों के हैं। मैं आपके चैनल पर कुछ खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में लेके आया हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इसके पैसे के और जमीन के बेनिफिशियरी तहसीन भाई भी हैं कि नहीं है। ये एक व्यक्ति है जिनको अभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, जिनका नाम है उमर खान या टिक्का खान, अगर आप इसको दे दें। माइनॉरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है इस व्यक्ति उमर खान टिक्का खान को। अभी ये राहुल गांधी के साथ की तस्वीर है। ये आदमी कहा जाता है कि ये हमारे जो इनके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, जो बहुत शेरो शायरी करते रहते हैं, ये इनके आदमी हैं। फिर इसको अभी बिहार माइनॉरिटी कमेटी का चेयरमैन बना दिया। ये व्यक्ति कौन है मैं बता देता हूं। माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन बिहार उमर खान एलियस टिक्का खान, उनके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल में वक्फ एस्टेट नंबर 99 केस दर्ज है। गजरागंज अंचल भरट्टी गया में है। गया में एक स्कूल चल रहा है, वो भी वक्फ की जमीन पर चल रहा है। इसके अलावा अगर स्कूल का नाम है सैमसन, और इसके अलावा एक बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, वो भी वक्फ की जमीन पर है। उसका केस जो है चल रहा है, और ये रही उस वक्फ की कॉपी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वक्त की लैंड जमीन को लूटने वाले हैं, इनको कांग्रेस में सब जगह प्रदेश अध्यक्ष और न जाने क्या क्या बनाया जा रहा है। क्या इसलिए बनाया जा रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी को लूट कर आकर जो पैसा आ रहा है उसका हिस्सा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तहसीन पूनावाला सबको जा रहा है? जो आदमी वक्त की जमीनों को कब्जा कर बैठा हुआ है, आपने उसको अभी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया माइनॉरिटी कमेटी का। जवाब दीजिए, यही तो कह रहे हो। ये वक्त ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। अब आप मुझे आपकी ऑडियो ठीक करवा रही हूँ मैं शिवम, आपकी ऑडियो ठीक करवा रही हूँ जरा एक बार। बिल्कुल आपका भी मुझे आवाज बहुत ही ना के बराबर। नहीं, हाँ, मैं आपकी ऑडियो ठीक करवा रही हूँ, जरा शिवम त्यागी जी की ऑडियो ठीक कीजिए। लेकिन तहसीन पूनावाला, उन्होंने एक पिक्चर दिखाई कि जो लोग जिनके ऊपर ये केस चल रहे हैं, जो वक्फ की जमीन को कब्जाते रहे, उनको माइनॉरिटी सेल में डाला जा रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कांग्रेस में बड़े पद दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के केसेस चल रहे हैं। ठीक है, दो चीज फोटो दिखाए थे उन्होंने। ठीक है, मैं नहीं जानता वो सज्जन कौन थे और कौन वो शेरो शायरी वाले भी सज्जन है। मैं ज़्यादा शेर शायरी और महफिलों में मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता नहीं हूँ शिवम भाई, लेकिन छोटी चीज़, माइनॉरिटी कमेटी किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो अधिकार नहीं है वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले में जाने का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका आपको ज़बरदस्ती एक आर्ग्यूमेंट करना कि मैं बता रहा हूँ असंवैधानिक कैसे। और अगर कोई उसकी प्रोसेस आपको चेंज करना है कि कौन आएगा उस ट्राइब्यूनल में, आप उस पर कानून लाइए। वो तो आपने ले रहा, सुनिए ना शिवम भाई, उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि वक्फ के ट्राइब्यूनल के अंदर, वक्फ के बोर्ड के अंदर 2 महिला होगी। अमित शाह जी ने इस प्रावधान के बारे में पार्लियामेंट में भी बात की,
सबने उनकी तारीफ की। और ये विपक्ष की भी असफलता है, विपक्ष ने भी अपना कानून खुद नहीं पढ़ा है। उस कानून में जो कानून का अमेंडमेंट करते मिनिमम 2 वुमेन चाहिए, अमित शाह जी चाहिए 2 चाहिए, पहला का कानून कहता मिनिमम 2, यानी कि 4-5 हो सकते थे। आप खुद विपक्ष भी ये करता और सरकार, तो अगर आपको वो प्रावधान चेंज करने वो कीजिए ना। इसका कोई कांग्रेस के या आरजेडी के माइनॉरिटी बोर्ड में उसका वक्फ बोर्ड से क्या लेना देना। दूसरी बात, अमित शाह जी हमेशा एक बात कहते हैं, पहले वक्फ के पास इतनी जमीन थी, अब 18 लाख एकड़ जमीन हो गई 2014 के बाद। भाई 2014 के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? 2014 के बाद अधिकतर सूबों में किसकी सरकार थी? और वो सूबे कौन से वक्फ बोर्ड अपॉइंट करते थे? उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए 3 महिला कौन सी है वक्फ बोर्ड में। तो ये जो चीज है आप खुद कर रहे हो, जमीन आप खुद डाल रहे हो, लोगों को आप डाल रहे हो। आपके लोग मध्य प्रदेश में जाके कुछ क्लेम कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड जिनको मेम्बरान आपने बनाया जाके ताजमहल को क्लेम कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा आप लोग कर रहे हो क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन चाहिए। आप मुझे आज तक इस डिबेट पे ये नहीं बता पाए कि तेजस्वी और अखिलेश जी असंवैधानिक कौन सी बात बताएं। आप वो बताओ ना, ये उस बोर्ड में से क्या मतलब है मेरे भाई? और गलत है तो आप चेंज करो उसको। वो प्रावधान तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, किसी और प्रावधान पे जा रहे हो। रविशंकर रवि जी, जो बात यहाँ पर शिवम त्यागी जी ने उठाई आपके आने से पहले, उन्होंने कहा कि एक तरीके से, शिवम की आवाज शायद अब ठीक होने वाली होगी, मैं देख रही हूँ, फिर भी नहीं आ रही आवाज, अनम्यूट करना एक बारी। रविशंकर जी, ये जो गांधी मैदान में भीड़ दिखाई दे रही है, इनमें कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया था जो कि गरीब मुसलमान हैं, जिनकी संपत्ति वक्फ के नाम पर हड़पी गई, जिनके केस सालों साल से चल रहे हैं। कुछ वैसे मुसलमानों को भी बुलाया गया था क्या? उन गरीबों को या उन किसान वाले मुसलमानों को जिनकी किसानों की जमीन हड़पी और उसके बाद उनको बेघर कर दिया गया, ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से आई एम श्योर बुलाया गया होगा। नहीं, ये आप कैसे श्योर हो सकती हैं और कोई भी कैसे श्योर हो सकता है? जब किसी रैली का ऐलान किया जाता है तो उसमें जिन लोगों की भी आने की मर्जी होती है वो अपनी मर्जी से आते हैं। एक मोबिलाइजेशन किया जाता है कि भाई हम रैली कर रहे हैं, उसमें आप शामिल हो। तो चुन के किसी खास तरह के लोगों को बुलाना या किसी खास तरह के लोगों को ना बुलाना, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही थी कि अगर उन गरीब मुसलमानों को, उनको, उन किसानों को अगर बुलाया गया होता तो शायद वो तो तालियां नहीं बजाते ना इस बात को लेकर के, वो तो खुश हैं वक्फ के कानून से। नहीं, कैसे कोई कह सकता है कि कौन खुश है कौन नहीं है? जिस वजह से तेजस्वी जी ने अपना बयान दिया उस भाषण में कि हम इसको कोशिश करेंगे कि ये लागू ना हो बिहार के अंदर, और इसकी लड़ाई तो देखिए लड़ी ही जा रही है। मैं सिर्फ 3 बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहता हूं इस विषय पे। पहली, जो बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसमें जिस तरह से दूसरे धर्म के सदस्यों को जोड़ा गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप बोर्ड में रख सकते हैं अलग अलग समुदाय के लोगों को, लेकिन जो हिंदू धार्मिक संस्थान है उसमें तो सिख और जैन को भी, बौद्ध को भी नहीं रखा गया है। तो ये दो तरह की बात हो जाती है। दूसरा पॉइंट, ये जो संपत्ति पे जो कानूनी अधिकार है वो किसी भी समुदाय के लोगों का हो, उस पे ये एक हमला है। मतलब हिंदूज या कोई और नॉन मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकते चैरिटी के लिए या किसी पायस वर्क के लिए या किसी रिलीजियस वर्क के लिए, ये डोनेट ही नहीं कर सकते। तो भाई हमारी संपत्ति है, हम किसको डोनेट करना चाहते हैं, किस मकसद से डोनेट करना चाहते हैं, इस अधिकार पे एक हमला है। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि कानून को सख्त बनाया जा रहा है, जबकि ये साफ साफ दिखता है कि कानून को सख्त नहीं बनाया जा रहा है और उसको कमजोर किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। पहले भ्रष्टाचार के अरे सर, सजा था मेरी ये आज की डिबेट वक्फ क्या है उस मुद्दे पर तो है ही नहीं ना। आखिरी स्टेटमेंट है ये डिबेट वक्फ क्या है उस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, संसद में डिबेट हो चुकी है, तमाम दिन तक डिबेट हो चुकी है। आज की डिबेट है कि गांधी मैदान में जो लेन देन चल रहा है ना, वोट दो जो चाहे ले लो। नहीं, ये तो अजीब सी बात है। ये किसी के बाप का नहीं है, इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है। आप कह सकते हो? हाँ, या कोई भी ये कैसे कह सकता है? क्या इसका क्या सबूत है? क्या वोट दे दो, कुछ भी ले लो, ये क्या बात हो गई? अरे सर, ये तो तेजस्वी जी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने बोला है ना। आप कह रही हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तेजस्वी जी कहाँ है?
आपने नहीं सुना उनका भाषण? उनका क्या है, नोट नोट नहीं, वोट वोट नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात, ये तो बेबुनियादी आरोप है ना। अरे भैया बाइट सुनाइए जरा, क्या क्या हुआ? इनको लगता है इन्होंने सुना ही नहीं रैली में इनके नेता ने क्या बोला। नहीं, मैंने बिल्कुल सुना और मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये बेबुनियादी आरोप है। ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। क्या आप कह रहे हो? तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया है वक्फ के नाम पर कि क्या मुझे बयान? वोट दो, सरकार बनाओ और उसके बदले हमें सरकार में आने दो और जो चाहे वो ले लो, ये बोला है या नहीं बोला है? नहीं, भाई आप गलत मतलब निकाल रहे हो और अच्छा, गलत मतलब तरीके से गलत निकाल रहे हो, ये कहिए ना आप। इसको हाँ। पेश कर रहे हो आप। वो बयान चलाइए, वो क्या बोल रहे हैं। हाँ वो चलाएंगे, अभी दोबारा चलाएंगे। एक्चुअली आप लेट जुड़े, वो चला चुकी हूँ मैं बयान, लेकिन अब दोबारा चला लेंगे। नित्य रंजन जी, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, क्योंकि मतलब अपने तरीके से आप लोग निकाल रहे हैं। सवाल ये है, तेजस्वी यादव ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया, कोई उकसाने वाला बयान नहीं दिया, मतलब का खेल है। जी ने आज वो सारे हिंदू जो भाजपा का समर्थन नहीं करते या वोट नहीं करते, उनको वो समाजवादियों को नमाजवादी बता रहे हैं, हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे हैं जो समर्थन नहीं करते भाजपा को। वैसे हिंदुओं को नमाजवादी नहीं बताया, उन्होंने तेजस्वी यादव को बताया। रीमा जी अब बोल लूं मैं? रीमा जी मैं बोल लूं? बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है ना, ये जो बिहार की राजनीति की पृष्ठभूमि है उसमें से एमवाई समीकरण में मुस्लिम का विश्वसनीयता आरजेडी में अब रहा नहीं। अब देखे होंगे आखिर 5 लाख वोट जब ओवैसी के पार्टी की आती है, सीमांचल का 20 सीट अगर मुस्लिम प्रभावित इलाके में से अगर आरजेडी तीसरे और चौथे नंबर पे अगर रहता है, और ये अलग बात है कि लोकतंत्र का गला घोट कर फिर उसी में से 4 विधायकों को अपने पाले में कर लेते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जब इनको खतरा महसूस हो रहा है तो इस तरह के जरूर बयान दे रहे हैं। आप इस बात को रीमा जी समझिए कि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार, चाहे आरजेडी को ऐसा नहीं था कि बिहार की जनता ने इनको मौका नहीं दिया, 15 साल इनको भी मौका मिला था। उससे पहले कांग्रेस के इन्हीं के गठबंधन के जो पार्टी के लोग हैं उनको मौका मिला। आज क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि 24 मुख्यमंत्री इनके बने और 24 मुख्यमंत्री मिलके भी मुसलमानों का दिशा और दशा तय नहीं कर पाई। आज इनको गांधी मैदान से बैठ के सौदा करने की नौबत आ गई। आज ये मुख्यमंत्री का सपना जो देख रहा है मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर, इनका मुस्लिम वोट बैंक के कारण ही इनका अच्छा शिवम त्यागी, सवाल यहाँ पर नमाजवाद वर्सेस समाजवाद, आपत्ति इस चीज को लेकर के है आरजेडी को कि आपने सारे हिंदुओं को नमाजवादी कैसे कह दिया जो आपके खिलाफ हैं। मैम ऐसा है ना, रुकिए नित्य जी, शिवम से मेरा सवाल है, शिवम त्यागी से। ओके अनम्यूट है मेरा फोन, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या दिक्कत है भाई? शिवम त्यागी की आवाज में क्या हो रहा है? क्यों नहीं आ रही है उनकी आवाज? बोलिए, कुछ बोलिए। रीमा जी आवाज? हाँ रीमा जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। खास तौर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आरजेडी से ही शुरू करते हैं। 7 मई 2010 को लालू प्रसाद यादव का बयान है कि जिस तरीके से डाक बंगले से लेकर तमाम जगह वक्फ की जमीनों को कब्जा दिया गया है, सब लूट लिया है। ये तो हम कह नहीं रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो है वो खुद कह रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने कहा है 7 मई 2010 के वक्त डाक बंगला जैसी जगहों से लेकर पूरे फिर से आवाज रीमा जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, लेकिन एक उस पॉइंट का जवाब दे देता हूं। एक उस पॉइंट का शिवम मोटा कहना चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और कई नेताओं ने कि वक्फ की जमीन को लूटा गया है, तो ये वक्फ के कानून से उसमें सुधार होगा। जो लूटी हुई जमीन है, जो मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं, गरीबों में बांटी जाएगी, कुछ इस तरह से भाजपा का आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में भी फ्लॉ है रीमा जी, क्योंकि माननीय अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि ये जो कानून है रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा। तो जो जमीन लूटी गई है, आप समझे रीमा जी, 2014 से लेके 2024 तक 8 लाख एकड़ जमीन हो गया 18 लाख एकड़ जमीन।
वो जमीन लौटाई नहीं जाएगी, उसका कुछ होगा नहीं। लूटने वाले कौन? जो हुकूमत में थे, खुद ही वक्फ बोर्ड के मेंबरान अपॉइंट कर रहे थे, और सबसे ज्यादा लूटी गई बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसीलिए तो तेजस्वी ने कहा जो आज साहिब मसंदे कल नहीं रहेंगे, जो आज साहिब मसंदे कल नहीं रहेंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी ना है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक का, तो इसमें कौन सी आपत्ति होगी भाजपा को? तो फिर इनको परेशानी क्यों हो रही है रीमा जी? रवि जी वक्फ को बोर्ड से परेशानी क्यों? जी वक्फ बोर्ड से आपको परेशानी क्यों है? फिर कौन वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन से परेशानी क्यों है? परेशान तो आप हैं। आपको उसके ट्रांसपेरेंसी से क्यों परेशानी है? भाई परेशान इसलिए क्योंकि मेरे गृह मंत्री ने कहा है कि 8 लाख एकड़ से 18 लाख एकड़ जमीन हो गई 10 साल में। नहीं तो ट्रांसपेरेंसी परेशान है, और गृह मंत्री साहब कह रहे इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। खुद ही कह रहे जमीन वक्त पे बढ़ गई, खुद ही कह रहे चोरी हो गई, खुद ही कह रहे उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो परेशान तो होगा मेरे जैसा गरीब मुसलमान। क्यों कर रहे हैं हंगामा? ये वोट बैंक मुस्लिम दलित समाज को आपने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट नहीं देखा क्या? 2005 में आप ही के सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या बोला था? सच्चर में हम नहीं जा रहे, हम नहीं क्यों नहीं जा रहे? सवाल तो है ना, अब उन्होंने बेसिक सवाल पूछा तो उस पर नहीं जाना है आपको। मेरे को क्यों नहीं जाना है? इस पे वक्त पे बात नहीं, क्यों नहीं जाना है? लेकिन ये तो राजनीति है ना, राजनीति पर ही चर्चा होनी जरूरी है। खोलता हूँ सच्चर वाला मेरा फाइल निकालता हूँ। अब उन्होंने पॉइंट उठा दिया है। उठाओ निकालता हूँ सच्चर वाला। हाँ नित्य जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई उसमें ये बताया गया कि भाई इस देश में अल्पसंख्यक का हाल दलितों से बुरा है। अब मैं कहता हूँ दलित और मुसलमान का जो वोट बैंक है, ये आधार ही इनका 55 साल का राजनीति का केंद्र रहा है। ये सवर्ण को ठगे, ये मुस्लिम को ठगे, ये दलित को ठगे। आज जिस तरीके से 31% इन्हीं का सरकार ने ना वो किया था कि 31% जो मुसलमान है वो गरीबी रेखा से नीचे है। आज उन्हीं मुसलमानों के लिए ना वक्फ बनाया गया है मैम। और वो जो वक्फ बोर्ड के जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, भाई साहब हमारे पूनावाला साहब जी ने कहा कि 8 लाख एकड़ से 18 लाख एकड़ हो गया, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, जेपीसी में ये भी गए थे, इनके दल भी जेपीसी, जब संसद भवन में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जब सवाल उठाए थे कि भाई अगर इस पर विवाद है तो एक बार जेपीसी में बुला लिया जाए, और सारे घटक दल जितने भी पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य राजनीतिक दल है वो लोग आए। 44 मुद्दों में से लगभग सारे मुद्दों पे सहमति बनी और उसके बाद ये जारी किया गया है। क्यों ऐसा हुआ? नहीं, मेरा तो सवाल यहाँ पर यह है, हाँ मैं आ रही हूँ, मेरा सवाल यहाँ रविशंकर जी एक बार फ्रेम में आइए जरा। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार के चुनाव में क्या अब पता चल गया है कि तुष्टीकरण किस मुद्दे पर होगा, किस मुद्दे पर वोट मिल सकते हैं? तो अब मुद्दा तय है क्या? नहीं, हम लोग तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले लोग बहुत पहले से हैं। अच्छा। और भाजपा भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी पहले से है। तो एक जो है वो उनको सांप्रदायिकता फैलाना है, हाँ। इसीलिए इस तरह के कानून लाए। इनके काल में कितने दंगे हुए थे? और इनके काल में कितने दंगे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज 20 साल में इस देश के सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री कभी मुस्लिम दिवाली ईद नहीं किया। अरे कंप्लीट कर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जब बनाने की बात हुई तो दिवाली और ईद में रोशनी कहाँ ज्यादा होती है, शमशान और कब्रिस्तान में कहाँ ज्यादा होती है, कपड़े किसके कैसे हैं, कपड़ों में पहचान आ जाते हैं, खान पान किसका कैसा है, ये कानून एक एक करके भाई एक एक करके बात करेंगे, कंप्लीट करने दीजिए उनको। नित्य जी एक मिनट है कि आप एक कॉमन जो समाज में जो रहने खाने पीने के तौर तरीके हैं वहां से लेके कानून और संविधान में जिस तरह के प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं अल्पसंख्यक समुदायों को, हम वहां तक नहीं छोड़ेंगे। ये भाजपा की नीति और रणनीति है और ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो इसको मैं ऐसे शिवम त्यागी मैम इसका जवाब मैं दूं क्या? नहीं सर, शिवम त्यागी जी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, हाँ बोलिए।
थैंक यू। मुझे सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, अगर आप मुझे प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दें। उनका कहना है, आरजेडी का कहना है कि आप लोग हमेशा से सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहे हैं, जबकि ये धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं और वही कर रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्षता कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए जरा। वक्फ को लेकर जिस तरह की चीजें हैं, 40,000 केसेस पेंडिंग हैं, उसमें से 10,000 मुस्लिमों के हैं, सब लोगों के ऊपर अत्याचार है, पूरे के पूरे गांव क्लेम कर लिए गए। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना गांव पूरा का पूरा क्लेम कर लिया गया। बताइए धर्मनिरपेक्षता कैसे हुई? आप मुझे एक चीज बताइए, बिहार में खुद लालू प्रसाद यादव जी ने 7 जुलाई 2010 को कहा था कि डाक बंगला से लेकर पटना में सारी जमीनें जो है वो कब्जा ली है वक्फ ने। ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ कैसे हुआ? हम तो कहते हैं कि जो भी कोई प्रॉपर्टी है, जो बिल है वो कहता है कि जो भी कोई प्रॉपर्टी है उसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आने वाले समय में, और जब भी आप इस तरह की प्रॉपर्टीज पर क्लेम करते हैं तो उसका सर्वे होना चाहिए। सर्वे में जो बॉडीज होती है सिविल राइट्स के आधार पर बाकी की प्रॉपर्टीज के लिए, बाकी के लॉफुल लोगों के लिए, वही वक्फ के लिए है। ये आपको अलग से फायदा क्यों दे दिया जाए? मैं इसका जवाब मैं एक चीज कहना चाहता हूं फिर से, अभी तहसीन भाई बीच में एक बात कह रहे थे, कहते कि वो जिस तरीके से चीजें चली और जो स्थितियां रही वो प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा बढ़ गई, कैसे 9 लाख करोड़ की वैल्यू की हो गई। तो सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी है, लेकिन अलग से जो ट्राइब्यूनल बनाया हुआ था उसमें जब किसी का एक्सेस नहीं होगा तो क्या करेंगे? जब शिवम त्यागी का घर कब्जा लिया जाएगा और वो कोर्ट नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे? उसको अल्टीमेटली कोर्ट जाने मैं लौट के आ रही हूँ, मैं लौट कर आ रही हूँ। एक अहम प्रेस वार्ता आ रही हूँ आपके पास लौट कर, एक अहम प्रेस वार्ता हो रही है कोलकाता में, जरा वहां चलते हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके, और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। तीसरी बात कहकर के मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर, हमारी बेटियों को इतना अत्याचार हो, इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। उस बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है, और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहां तक है और कठोरतम सजा हो, परिवार को न्याय मिले, और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ। हमारे जो साथी लोग हैं वो बारी बारी से अपनी बात करेंगे, कुछ प्रश्न आपके होंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। भाई सुनो, सॉरी, प्लीज थोड़ा शांति बनाइए ना घर से। अरे मैं आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, थोड़ा सा यू कोऑपरेट विद अस, कोऑपरेट विद द मीडिया, कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। आप मन में क्या बोलेंगे? कोई बोल लेगा, मैं कंक्लूड कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहाँ पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मशीनरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है, केसेज को हशप कर दिया जाता है।
अब उसी क्रम में लॉ कॉलेज में जहां कानून की पढ़ाई होती है, जहां से मजिस्ट्रेट, जजेज और वकील निकलते हैं, लॉ कॉलेज के कैंपस में गैंग रेप की घटना, और सामने बात तुरंत आ गई कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त, जो मेन एक्यूज था, वो टीएमसी से रिलेटेड था, एक हिस्ट्री सीटर है। जैसा कि हमारे ब्रदर ने बताया, वो 4 बार गिरफ्तार इसके पहले भी हो चुका है। बावजूद उसके अभी हम लोगों ने अपने अभियान के तहत जब वहां के वाइस प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि उसकी बहाली गवर्निंग बॉडी, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने उसकी बहाली की 500 रुपये रोज के हिसाब से। वो वहीं का विद्यार्थी रहा है, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट। बावजूद उसको कई घटनाएं इसके पहले भी कर चुका है कॉलेज में, लड़कियों के साथ छेड़खानी। एक घटना ऐसी भी है कि पुलिस के साथ उसने मारपीट की। बावजूद ऐसे तत्वों तो दक्षिण कोलकाता में जो लॉ स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म का मामला है, उसको लेकर बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंची और स्टेक होल्डर्स से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये प्रेस वार्ता आप सीधे कोलकाता से देख रहे थे। चलिए वापस मेहमानों का रुख करते हैं। तहसीन पूनावाला, देखिए वापस 2 पॉइंट बताए गए शिवम द्वारा। शिवम, मैं मानता हूँ बीजेपी के बेस्ट स्पोक्स पर्सन में से, लेकिन आज डिबेट में और पढ़ करने आए पढ़कर नहीं आए। नहीं, अभी उनके पास नहीं, उनके ऑडियो में प्रॉब्लम थी, इसलिए लगातार हम उनकी आवाज बार-बार काटनी पड़ रही थी। आवाज आई तो पता चला कि रिसर्च नहीं। अब तमिलनाडु की उन्होंने बात की, सारा भाजपा तमिलनाडु के गांव का एग्जांपल देता है। जेपीसी हुआ, उस गांव के डीएम ने और उस एरिया के कलेक्टर दोनों आए थे जेपीसी में, उनको मौका नहीं दिया था। रिटन स्टेटमेंट दिया था इस टॉपिक के बारे में। वो रिटन स्टेटमेंट विपक्ष के लोगों ने कहा, रिटन स्टेटमेंट को पढ़े, डीएमके ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया है, वो स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया था। क्यों? कहा गया पार्लियामेंट में पढ़ो। किरण रिजिजू ने भी वही बात की जो शिवम ने कहा। एक्चुअल में उस रिटन स्टेटमेंट में क्या है कि एक ग्लिच की वजह से ये क्लेम हुआ था, वो ग्लिच सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कंप्यूटर में था और हमने उन्हें हटाया। एक जमीन वक्फ की नहीं है, वो रिटन में, वो एफिडेविट है, पर आपको नहीं बोलना है, वो आपको वो बात नहीं करनी है। किसी की भी जमीन जा सकती है। कितनी जमीन गई है बताइए आप? कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ये भी गलत चीज है। आपके लोग जो ताजमहल क्लेम करने गए थे, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स जिनको बीजेपी की सरकार ने अपॉइंट किया था, हाई कोर्ट में लात खाए। कैसे कोर्ट नहीं जा सकते हो? आप जा सकते हो। और ट्राइब्यूनल्स इलीगल है तो बाकी सारी चीजों के ट्राइब्यूनल्स क्यों है इस देश में? बाकी सारी चीजों के ट्राइब्यूनल्स क्यों है बताइए ना। आज भी इस नए बिल के अंदर, इस वर्तमान बिल में अमेंडमेंट में ट्राइब्यूनल्स को उन्होंने नहीं निकाला है। ट्राइब्यूनल्स आज भी है। तो किस चीज का आपको ऑब्जेक्शन है? क्योंकि आपको कोई भी टेक्निकल आंसर नहीं है, इसलिए आप सिर्फ हिंदू मुसलमान, समाजवाद, नमाजवाद करना चाहते हो। जो मैंने सवाल पूछा, मैं वापस वो सवाल पूछता हूं। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, मुसलमान समाज को कहा कि आप हमें वोट दो, हम इस कानून के खिलाफ है। इसमें कौन सी बात संविधान के खिलाफ है वो बताइए ना। शिवम त्यागी, थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ने कहा कि जो गांव का जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है। कितने क्लेम गलत साबित करने हैं आप जरा मुझे बताइए। इस देश में खास तौर पर दीक्षांत समारोह, जहां पर इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और डॉक्टरों को आखिर क्या करना चाहिए और खासकर जो वो सभी विद्यार्थी, उन सभी को बधाई दी और ये भी कहा कि एम्स भारत में चिकित्सा शिक्षा का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि एम्स ने नवाचार को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। आज पूरे देश में एम्स कार्यरत है और यहाँ पर उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा मिलती है। एम्स सेवा गुणवत्ता और समर्पण का केंद्र बन गए हैं। एम्स गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। साथ ही राष्ट्रपति ने भी कहा कि चिकित्सकों की सेवाएं दूर दराज के गाँव में भी उपलब्ध होनी चाहिए और एम्स भारत के गौरव की एक गाथा है, जिसके चलते आज वैश्विक मंच पर एम्स एक प्रतिष्ठित संस्थान बन रहा है। डॉक्टरों को हमारे यहाँ भगवान मानते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह की, जो कि वो मुख्य अतिथि भी थी, और इस वक्त उन्होंने जो आपने संबोधन सुना वो देखा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।